वेरी बिग जय हिंद टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोग जो मुझे इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर या मोबाइल स्क्रीन पर या लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सभी का मैं डॉक्टर इमरान खान, डायरेक्टर एम एकेडमी, तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपको अपने टॉपिक की तरफ ले जाना चाहता हूं जो एक्चुअली रिलेटेड है किससे? बायोलॉजी सेगमेंट से। आप सभी लोग इस वक्त जो सोच रहे होंगे वो बात बस इतनी है कि ये लगातार इधर उधर क्यों हो रहे हैं। जैसा कि आपको परेशानी हो रही है, वही परेशानी आपके शिक्षकों को और आपके घर परिवार वालों को उस वक्त होती है जिस वक्त आप अपने एकाग्रता के बिना अपने दिमाग को इधर उधर करते रहते हैं। ठीक है, यह बात अगर आपके नहीं समझ में आई है तो 2 मिनट रुकिए, मैं अपनी जगह में चला जाता हूं, उसके बाद आपको यह बात समझाता हूं। चलिए, तो मैं अब आपके सामने अपनी राइट पोजीशन पे हूं और आपको आपकी पोजीशन राइट करने के लिए हूं। ठीक है, आप स्क्रीन पे टॉपिक लिखा हुआ ऑलरेडी देख रहे हैं, आप समझ गए होंगे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले जो लास्ट पॉइंट मुझे आपको क्लियर करना है वो क्या है, उसे सुन लीजिए। मैं जब आगे पीछे इधर उधर हो रहा था, एक जगह पे स्टिक नहीं था बेसिकली, तो आपको एक तकलीफ हो रही थी, आप अपना एक व्यू नहीं बना पा रहे थे। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आप अपनी आम जिंदगी में भी करते हैं कि अगर आपका माइंड सेटअप किसी एक चीज पर स्टिक नहीं है, जमा हुआ नहीं है, कंक्रीट नहीं है, तो आपका व्यू कभी क्लियर नहीं होगा। और मैं हमेशा बोलता हूं कि अंधा वो नहीं है जिसकी दृष्टि चली गई, अंधा सही मायने में वो है आज की दुनिया में जिसका दृष्टिकोण चला गया, पॉइंट ऑफ व्यू चला गया। ठीक है, और जब आप अपनी किसी एक सोच को पकड़कर आगे नहीं चलते हैं, उस पर स्टिक नहीं रहते हैं, तो आप भी आगे पीछे होते हैं, जिसकी वजह से आपके परिवारजनों पे और आपके शिक्षकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। जैसे अब मैं एक जगह पे खड़ा हूं तो आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं, एकाग्रता से देख पा रहे हैं, ऐसे ही आपकी लाइफ में भी होगा। एक पॉइंट पर स्टिक रहिए, पढ़ना है मतलब पढ़ना है, उसके बारे में ये नहीं सोचना है कि अब हम पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। नहीं, आपने डिसाइड कर लिया कि अपने टीचर से पढ़ना है, टीचर डिसाइड कर लीजिए, उस पर स्टिक रहिए। आपको जो टीचर कहता है उसको सुनिए, फिर उस पर स्टिक रहिए, जो पढ़िए उस पर स्टिक रहिए। आपकी मंजिल भी जहां है वो स्टिक रहेगी और आपको जरूर मिलेगी, वो भागेगी नहीं, इधर उधर नहीं होगी। ठीक है, कोई कुछ कहता है कहने दीजिए, इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए जो भी आपके संसाधन है उनकी बातें सुनिए और उस पर बने रहिए। आजकल परसों में मत जाइए, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है उसे अच्छी चलाइए, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मत भूलिएगा कि आप भले ना पढ़ रहे हो, लेकिन कोई तो है जो पढ़ रहा है और आने वाले एग्जाम में आप उसके साथ ही बैठेंगे और वो आपसे आपकी सीट छीन के ले जाएगा। इस समय जिस तरह की परिस्थितियां हमारे देश और दुनिया में है, आने वाले भविष्य में बिना नौकरी के जीवन की परिकल्पना बहुत ही दयनीय है, तो उस स्थिति की तरफ मत जाइए। ठीक है, क्योंकि आप जैसे होंगे वही परिवर्तन आपके आने वाली संतति में भी दिखेंगे और वही हमारा आज का टॉपिक है। और वो क्या है? जेनेटिक्स। बात समझ में आ गई? चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज जब जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता, जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता, ठीक है, के बारे में हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लेंगे उसकी डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन को समझेंगे, फिर उसके फाउंडर्स के बारे में बात करेंगे। फाउंडर में हम जेनेटिक सब्जेक्ट के रूप में भी फाउंडर देखेंगे और जेनेटिक वर्ड के भी फाउंडर को। फिर उसके बाद जेनेटिक्स के लॉ यानी नियम क्या क्या है वो पढ़ेंगे। उसके बाद हम जीन के टाइप पढ़ेंगे, जीन्स जो होते हैं ना उनके टाइप क्या होते हैं, कैसे लक्षण आते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा ह्यूमन जेनेटिक्स यानी मानव अनुवांशिकी के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम सेक्स डिटर्मिनेशन, मानव अनुवांशिकी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके फैक्ट्स को पढ़ेंगे जो एग्जाम में आते हैं। लास्ट में कुछ एग्जांपल लेंगे जो 100% एग्जाम का पार्ट है। वैसे तो पूरे टॉपिक में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा वो क्या है, वो आपके एग्जाम का पार्ट है। इसे इंटरेस्टिंग बनाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन याद रखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती है, आपको भी थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा। सुकून से बैठकर पूरे टॉपिक को गौर से सुनिएगा। नोट्स बनाने वाला टॉपिक है तब है जब सुन ले आप। मैं फिर बोल रहा हूं, डेटा मत बचाइए वरना समय नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए हम मूव करते हैं अपने एक एक करके हर एक टॉपिक पर। सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन की। जब तक हम किसी भी टॉपिक को डिफाइन नहीं कर देते तब तक हमें उसको समझने में कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हम डिफाइन करते हैं इसे वर्ड मीनिंग से। देखिए वर्ड क्या होता है, आप देख रहे हैं जेनेटिक्स, स्क्रीन पे क्लियर लिखा हुआ अनुवांशिकी या अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता मतलब अनुसार वंश के जो चले, अनुसार वंश के यानी पीढ़ी दर पीढ़ी
माता पिता से उनकी संतान में आने वाले लक्षण जिन्हें जीन के द्वारा संचरित यानी कि ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मतलब वो लक्षण किनके माध्यम से आते हैं? जीन के माध्यम से आते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? वो जीन किसके अंदर होते हैं? डीएनए में होते हैं। वो डीएनए किसके अंदर होता है? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र में। और ये सब कुछ आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हमने परिभाषा क्या देखी? माता पिता से उनकी संतान में आने वाले लक्षण जिनका माध्यम जीन होता है वे अनुवांशिकी कहलाते हैं, ठीक है। और इसके अध्ययन को अनुवांशिकता कहा जाता है, जेनेटिक्स कहा जाता है। सो ये हुई इसकी परिभाषा। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस वर्ड को लाने वाला कौन है, ठीक है। साथ में हम यह भी जानेंगे कि इस सब्जेक्ट को लाने वाला कौन है। तो पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिन्हें जी.जे. मेंडल के नाम से भी जाना जाता है, ही इज द फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स टॉपिक, जेनेटिक्स सब्जेक्ट। लेकिन जब बात की जाती है कि ये वर्ड का फाउंडर कौन है, यानी शब्द का, देखिए एक विषय का फाउंडर भी हो रहा है और एक शब्द का, तो इन दोनों को आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखना है। तो इस वर्ड में, इस वर्ड के फाउंडर के नाम पर कौन आएगा? वॉटसन, ठीक है। सब्जेक्ट ग्रेगर जॉन मेंडल, लेकिन ये वर्ड जेनेटिक अनुवांशिकी, ये वर्ड कौन लाया? वॉटसन। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, किसी ने बहुत मेहनत करके एक साइंस खोजा जिसे अनुवांशिकी नाम देकर अगले आदमी ने उनकी पूरी प्रसिद्धि की, वॉट लगा दी, वो वॉटसन थे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा? पहले डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के बाद हमने इनके फाउंडर का नाम देखा और इसके बाद इनके वर्ड फाउंडर का नाम देखा। चलिए अब आगे चलते हैं हम कि इसके लॉज क्या क्या है। बनी बात है कि जिसने इस विषय को खोजा होगा उसके ही नाम से लॉज भी आए हैं। इन्हें कहते हैं मेंडल्स लॉ। आप देख सकते हैं सामने लिखे हुए हैं टॉपिक मेंडल्स लॉ, ठीक है। ये मेंडल्स लॉ के बारे में आपको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा देना चाहता हूं कि एक्चुअली मेंडल ने यह काम कैसे किया था। मेंडल ने एक मटर का पौधा लिया, उस पर अपना प्रयोग किया और प्रयोग करने के बाद जो भी चीजें दिखी उन्हें 3 अलग अलग प्रकार के नियमों में बांधकर साइंस को दे दिया, ठीक है। अब पहली बात यह कि उन्होंने मटर का पौधा ही क्यों लिया, उसका सीधा एग्जांपल, सीधा रीजन आपको मैं देता हूं, आंसर करता हूं। जो लोग खेती किसानी से जुड़े होंगे उन्हें पता है कि साल में 2 बार अप्रोक्सीमेटली मटर का पौधा अपनी उपज देता है। मान लीजिए उसकी जगह किसी ऐसी फसल को लिया जाता जो साल में 1 बार आती है, तो क्या होता कि जो भी प्रयोग किया जाता उसके लिए 1 साल या उससे ज्यादा रुकना पड़ता। लेकिन मटर का पौधा 4 से 6 महीने में आपको क्या करेगा? अपने रिजल्ट देने लगेगा, समय बचेगा। इसलिए मेंडल ने मटर के पौधे को चुना, ठीक है। आपने अपनी किताब में अगर कभी किताब खोला अनुवांशिकी तो उसमें देखा होगा पिंक कलर के 2 बड़े बड़े टेबल बने हैं जिसमें बताया जाए गोल झुर्रीदार बीज लिए, लंबे साबित बीज लिए, फिर उनका संकरण कराया, कुछ झुर्रीदार रह गए, कुछ पूरे गोल हो गए, कुछ साबित रह गए। फिर एक में लंबे बौने पौधे लिए, दोनों का संकरण कराया, कुछ लंबे ही रह गए, अगली पीढ़ी में बौने रह गए, कुछ नॉर्मल रह गए। ये सारा कुछ जो जंजाल है ना वो आपको पढ़ना ही नहीं है। स्क्रीन में आप देख रहे हैं, आपके पास मेंडल के 3 नियम दिए हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में आपको तीनों नियम में आप समझा देता हूं। पहला नियम कहलाता है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या कहलाता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसका हिंदी में क्या मतलब होता है? प्रभाविकता का नियम। प्रभाव, डोमिनेट करना यानी प्रभाव डालना, ठीक है। दूसरा नियम कहलाता है पृथक्करण का नियम, पृथक अलग करना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन इज अ वर्ड विच इज सिमिलर टू सेपरेशन, तो सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम। और तीसरा और आखिरी नियम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इनके नाम बस याद कर लीजिए, मतलब आपको सेकेंडों में क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहला मैंने बोला डोमिनेंट, मान लीजिए 1 और 2, ये 2 प्रकार के लक्षण हैं जो माता पिता से बच्चों में जाने, फिर उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाने, ठीक है। मतलब दादा दादी या नाना नानी से उनकी संतान में, फिर नाती नातिन या पोती पोतन के पास भी वो सभी के सभी लक्षण जाएंगे, जाते ही। लेकिन तरीका क्या होगा वो मेंडल ने बताया 3 टाइप से। पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक ये जीन है, एक ये जीन है, ये वाला जीन ज्यादा ताकतवर है अपेक्षाकृत इसके। तो ये जीन क्या करेगा? जब ये आगे जाने लगेगा तो ये इसको दबा देगा, आगे निकल जाएगा, फिर ये पीछे से आएगा। मतलब जो आगे निकल गया वो पहली संतान यानी पहली पीढ़ी में आएगा, और जो पीछे पीछे आ रहा था वो उसकी अगली पीढ़ी में आएगा। खत्म नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा। इसको अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूं तो अच्छे से देखिएगा कि एक पीढ़ी है यहां, मान लीजिए 1,
दूसरी है 2 और तीसरी है 3। यहां पर x और y, ये x और ये y, तो x ज्यादा पावरफुल है बजाय y के। तो पहली पीढ़ी, ये जो पहली पीढ़ी आ रही है, इसके बाद ये जो पहली पीढ़ी है यहां x दिखेगा, y डोमिनेंट रहेगा, और फिर अगली पीढ़ी में y दिखेगा, x एब्सेंट होगा या डोमिनेंट होगा। बात समझ में आई आपको? यह कहलाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। अब दूसरे नियम को हम समझते हैं जिसे हम कहते हैं पृथक्करण का नियम। मैंने बोला था कि x पावरफुल है, y उससे कम पावरफुल है, लेकिन पृथक्करण के नियम में क्या होगा, y कमजोर हो जाएगा, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो x क्या करेगा, y को अलग कर देगा, तो यहां पर केवल x ही दिखेगा, y हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यानी x और y, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा कमजोर है, तो x y को हमेशा के लिए खत्म करके अलग कर देगा और यही आगे चलेगा। यह कहलाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण। उसे पृथक कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। और तीसरे प्रकार को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। x y कम हो ज्यादा हो, लेकिन इनको आपस में कोई मतलब नहीं एक दूसरे से, दोनों एक साथ चलते रहेंगे, हर पीढ़ी में ये दोनों दिखेंगे। तो यही 3 प्रकार के अलग अलग जीन्स होते हैं जिनकी वजह से लक्षण माता पिता से बच्चों में और बच्चों से उनके बच्चों में जाते हैं और अंतर आता रहता है डीएनए रेप्लिकेशन से। ठीक, तो उम्मीद मैं ये करता हूं कि आप मेंडल्स लॉ इन तीनों को अच्छे से समझ गए होंगे। जहां दिक्कत हो क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब बारी है जीन के टाइप की। अभी हमने तो जीन देख लिया कि जीन जा रहे हैं, लेकिन अब ये जीन के टाइप 2 प्रकार के होते हैं। बोर्ड में आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, जीनोटाइप और फिनोटाइप। अगर मैं आपको याद कराने के लिए समझाऊं तो जो लक्षण जीन के माध्यम से आएंगे वो जीनोटाइप, और जो फ्री में आएंगे वो फिनोटाइप। अब यहां जीन वाला तो आप समझ गए, फ्री का मतलब क्या, बोले हमारे आसपास के वातावरण की वजह से जो परिवर्तन हमारे अंदर या हमारे जीन में आता है, फिर वही अगली संतति में जाता है। तो वो जो आया वो माता पिता से नहीं मिला था, तो वो क्या हो गया, फिनोटाइप, फ्री में मिल गया। और जो माता पिता से मिला था वो जीनोटाइप। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि यदि मेरे माता पिता यूरोप में रहते हैं तो ऑब्वियसली उनका जो जीनोटाइप होगा वो फेयर कलर होगा, यानी वो गोरे होंगे। ठीक, मैं भी पैदा हो जाता हूं, लेकिन कहां पैदा होता हूं, अफ्रीका में, अफ्रीका के जंगलों में। ठीक है, मेरे माता पिता वहां आके रहने लगे कुछ समय के बाद, लेकिन उनकी पिछली पूरी पीढ़ी कहां रह रही थी, वो यूरोपियन थी। बोर्ड में देखिए आपको एक यूरोपियन दिख भी रहा है, ठीक है, तो ऐसे गोरे हो जाएंगे। ठीक, अब मैं अगर अफ्रीका में आके रहने लगा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं काला हो जाऊंगा, नहीं होगा। लेकिन अगर मैं लगातार अफ्रीका पे रहने लगूं तो एक समय के बाद मेरा कलर डल होने लगेगा, ठीक है, लेकिन वो मेरा ऊपरी रंग रूप होगा, ना कि मेरे जीन्स के ऊपर असर। बट उन्हीं कंडीशंस पे आसपास के वातावरण का लगातार प्रभाव मुझ पर पड़ता रहेगा। मेरे बाद जो जन्म लेंगे संतान उस पर भी पड़ेगा, वो भी वहीं रहेगी। ऐसे करते करते तीसरी चौथी पीढ़ी में क्या होने लगेगा, डार्क कलर हो जाएगा, जैसा कि आपको बोर्ड में दिख रहा है। कलर कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमैनिटी इज इंपॉर्टेंट, बट स्टिल समझाने के लिए मैं काले और गोरे का भेद आपसे ले रहा हूं, ठीक है। अब जब ये संतति मेरी इतनी डार्क हो जाएगी ना, तो अब ये कहीं भी जाके रहे दुनिया में, इसकी पहली और दूसरी पीढ़ी जो है वो इसी तरीके की आएगी, ठीक है। कहने का मतलब कि काला हो या गोरा हो, ये कलर आपको संभवतः आपके जीनोटाइप हैं, जीन्स से मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक दूसरे के अक्रॉस एरिया में जाकर रहने लगे, जैसे कि अफ्रीकन यूरोप में जाकर रहने लगे और यूरोपियन अफ्रीका में जाकर रहने लगे, तो सडन चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन चौथी पांचवी छठवीं पीढ़ी लगातार आप उसी वातावरण में रहोगे, तो वो जो आपको जीनोटाइप लक्षण था वो बदल जाएगा और वो फिनोटाइप में आ जाएगा। लेकिन आपकी संतति में वो कलर जब जाएगा तो वो जीनोटाइप होगा। कहने का मतलब जीनोटाइप को फिनोटाइप जरूर प्रभावित करता है। एग्जाम्पल आप देते हैं क्या, जीन्स से आए तो जीनोटाइप, आसपास के वातावरण की वजह से आए तो फिनोटाइप। ये 2 एग्जाम्पल है मैंने आपको दिए कि किस तरीके से फिनोटाइप और जीनोटाइप के एग्जाम्पल से आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि कितने प्रकार के लक्षण हमारे संतान में या पीढ़ी दर पीढ़ी गमन करते हैं। अब बारी है हमारे अगले सेगमेंट की, जो सेकंड लास्ट सेगमेंट है बट इंपॉर्टेंट है, उसे हम कहते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे बहुत सारे फैक्ट हैं, मैं उन्हें पढ़ रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है।
ह्यूमन जेनेटिक्स में पहले हमें पढ़ना है कि ये नाम किसने दिया था। ये वॉल्डेयर ने दिया था। किसने दिया था? वॉल्डेयर। वही वॉल्डेयर जिन्होंने किसका नाम दिया था, किसकी खोज करी थी? याद करिए जल्दी जल्दी। डेयर है। डेयर क्या होता है? एक प्रकार का गुण होता है, और वो डेयर है जिसको सूत्र याद करना हो, गुण सूत्र, यानी क्रोमोसोम का नाम भी दिया था। तो ह्यूमन जेनेटिक्स का नाम भी वॉल्डेयर ने दिया था 1888 में। ठीक है। एक है मॉडर्न हाइपोथेसिस, यानी कि आधुनिक विचारधारा। आधुनिक विचारधारा, आधुनिक परिसंकल्पना, ये दी थी एस बेंजर ने। बोले बेजोड़ चीज किसने दी? बेंजर ने 1956 में। इसके अंतर्गत क्या बताया गया? इसके अंतर्गत एक्चुअली एक्सप्लेन किया गया कि कोई जीन अगर काम करता है तो उसके तीन हिस्से होते हैं। एक होती है वर्किंग यूनिट, कार्य इकाई, जिसे हम सिस्ट्रॉन कहते हैं, सिस्ट्रॉन। दूसरी होती है उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन यूनिट, जिसे म्यूटॉन कहते हैं, म्यूटेशन यूनिट यानी म्यूटॉन कहते हैं। और तीसरा होता है पुनः संयोजन, रिकनेक्ट। रिकनेक्शन जो यूनिट होती है उसे हम रेकॉन कहते हैं। रिकनेक्ट, रेकॉन। सिस्टम में काम होता है तो कार्य वर्किंग यूनिट, वर्किंग यूनिट सिस्ट्रॉन, और म्यूटेट होने वाली म्यूटॉन। कितना आसान है याद करना। तो ये किसके अंतर्गत आया था? ये आया था जीन की आधुनिक परिसंकल्पना, मॉडर्न हाइपोथेसिस ऑफ जीन, जो किसने दी थी? एस बेंजर ने 1956 में। इसके बाद एक और फैक्ट जो आपको पढ़ना है वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिसकी खोज 1962 में की थी। किसने की थी? आर्थर कॉर्नबर्ग ने। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका काम मैं आपको बस बता देता हूं। मेन काम होता है इस एंजाइम का कि डीएनए से डीएनए की कॉपी करना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाना, ये इसका काम होता है। पॉली मतलब कई। अपन पॉलीक्लिनिक में बैठते हैं, पॉलीक्लिनिक जाते हैं ना, तो वहां कई सारे डॉक्टर होते हैं ना हर चीज के, वही पॉलीक्लिनिक मतलब कई चीज की क्लिनिक। तो पॉलीमरेज एंजाइम जिससे क्या होता है? कई सारे डीएनए कॉपी, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं इसे। ठीक है। 1962 में आर्थर कॉर्नबर्ग ने इसकी खोज की थी। ह्यूमन जेनेटिक्स में आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। अपने टॉपिक में आगे चलते हुए अब हम चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन की तरफ, यानी कि लिंग निर्धारण की तरफ। ठीक है। ह्यूमन जेनेटिक्स का ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अराइज कर सकता है। ठीक है। अब ह्यूमन जेनेटिक्स में जब आप बात करते हैं तो एक्चुअली जीन की बात होती है, और जीन किसमें होता है? मैंने बताया कि डीएनए। डीएनए कहां होता है? क्रोमोसोम में। ठीक है। तो ओवरऑल हमें किसे पिकअप करके चलना है? गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को। सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि मनुष्य में कितने टोटल क्रोमोसोम होते हैं? 46, और अगर जोड़े में पूछेंगे, पेयर में पूछेंगे तो 23। ठीक है। आमतौर पर सभी को यह पता होता है कि भाई मेल और फीमेल अलग अलग क्रोमोसोम है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं और आगे भी ये काम आएगा कि मेल और फीमेल दोनों में ही अगर हम सारे के सारे 23 जोड़ों की बात करें, 23 पेयर की, तो 23 में से 22 पेयर सेम होते हैं। 22 पेयर मेल और फीमेल दोनों में ही सेम क्रोमोसोम होते हैं। जो 23rd होता है वहां पर जाके चेंज होता है। और जब आप आने वाले समय पर क्रोमोसोमल डिसीज यानी गुणसूत्रीय व्याधियां, बीमारियां या विकार पढ़ेंगे ना, तो वहां भी आप देखिएगा जो 23वां जोड़ा होता है, यानी कि 45 और 46 नंबर का, 45, 46 नंबर का, वहीं सारे गड़बड़ होते हैं, वहीं चेंज आते हैं। ठीक है। क्योंकि बाकी सब सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। सीधी सी बात है कि हमारे पास एक जबान है, मतलब एक मेल के पास जबान है तो फीमेल के पास भी जबान है। मेल के पास 2 कान है, फीमेल के पास भी 2 कान है। मेल भी देख सकता है, फीमेल भी देख सकता है। हेयर भी है, थोड़े चेंजेस हुए। ठीक है ना। लंबे दोनों ही कर लेते हैं आजकल का, तो कोई भरोसा नहीं है, कहीं पता लगा फीमेल ही पूरे बाल कटवा ली, मेल बड़े बड़े बाल रख के चल रहा है, तो वो कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस हुआ। मेन डिफरेंस जो होता है वो शारीरिक बनावट का, गठीलेपन का, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका, वो जाकर चेंज हो जाता है हमारा कहा 23वें जोड़े में, 23rd में। इसकी डिटेलिंग आप आगे पढ़ेंगे। ठीक है। यहां फिलहाल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें तो हमने आपको बताया कि कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, 46, जिनमें पेयर बनते हैं 23। तो 22 पेयर दोनों जेंडर में सेम होते हैं, 23rd में ही चेंज आता है। ठीक है। अब 23rd में चेंज आता है तो यह कैसे डिसाइड होता है कि जो जन्म लेने वाला शिशु है वो नर शिशु होगा या मादा शिशु, यानी कि मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा? यह डिपेंड करता है, नेचर ने डिसाइड किया है कि यह किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करेगा? मेल के क्रोमोसोम पर। और उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखिए, मेल का जो क्रोमोसोम आप वहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं। यहां देखेंगे तो ज्यादा अच्छा है कि मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और एक्स, सॉरी मेल का क्रोमोसोम नहीं, फीमेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और एक्स। ठीक है। जबकि मेल का क्रोमोसोम होता है एक्स और वाई। अब जरा सोच के देखिए कि अगर मैं यहां x का गुणा करूं, दोनों जगह x का गुणा करूं, तो यहां कोई डिफरेंस आएगा?
यहां पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यहां x अगर इससे करेगा तो भी x x होगा, और x अगर इससे मीट करेगा तो भी x x होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर x का गुणा यहां होगा तो ये x y होगा, और x का गुणा यहां होगा तो ये x x होगा। यानी देखिए क्या हुआ, इधर पर आता है एक फीमेल चाइल्ड और इधर आता है मेल चाइल्ड। तो ये किसके क्रोमोसोम से हुआ, मेल क्रोमोसोम से, ना कि फीमेल क्रोमोसोम से। बात समझ में आ गई। तो जन्म लेने वाला शिशु मेल होगा या फीमेल होगा, ये किसके क्रोमोसोम पर डिपेंड करता है, ये पूरी तरह से डिपेंड करता है मेल क्रोमोसोम पर। इसी से जुड़ा हुआ एक फैक्ट आपको और बताता हूं। आपने परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे शॉर्ट में TTB कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में यानी परख नली शिशु में निषेचन कहां होता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहां होता है। तो याद रखिएगा, माता के गर्भ में नहीं होता है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर ही होता है। उस निषेचन के बाद उस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को क्या किया जाता है, माता के गर्भ में प्लांट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। वहां फिर वो छोटा बेबी जो होता है वो पलता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन, टेस्ट ट्यूब बेबी में फर्टिलाइजेशन, निषेचन कहां होता है, टेस्ट ट्यूब परख नली के अंदर ही कराया जाता है, माता के गर्भ में नहीं। जनरल जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये कहता है कि जो फर्टिलाइजेशन हो माता के गर्भ में होगा, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी में टेस्ट ट्यूब में होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो, ओके। और यहां पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि बहुत सारे जीवों के नाम लिखे और उनके आगे क्रोमोसोमल नंबर लिखे हुए हैं। याद रखिएगा, ये जो क्रोमोसोमल नंबर लिखे हैं ये टोटल में लिखे हैं। मतलब अगर आपसे इनका कभी पेयर पूछा जाए, फॉर एग्जांपल अगर मनुष्य के आगे 46 दिया है और आपसे पूछा जाए पेयर में, तो आपको 23 बोलना है। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे बहुत गौर से पढ़ना है और समझना है, ठीक है। तो हम जब इनको याद करेंगे तो ऑब्वियसली हमको नंबर्स याद करने हैं, तो नंबर याद करने के लिए फिर वो नंबर सिस्टम लगेगा। अभी भी जिन लोगों के पास वो नंबर सिस्टम नहीं है, मुझे मैसेज करिए, उसका वीडियो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा, जहां पर 0 to 9 हर नंबर के फिक्स मीनिंग पहले ही बताए गए हैं और उसी से ये सब चीजें जुड़ने वाली। और मैंने हमेशा बताया था कि जब भी नंबर सिस्टम को हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, इकाई के नंबर को, यानी कि जो राइट एक्सट्रीम में होता है उस नंबर को, अगर हमने लिखा 1947 तो हम कौन से नंबर से लेकर जोड़ेंगे, 7 से, क्योंकि इकाई में वो है। समझ गए आप बात को। एक एक करके हम सभी के बारे में पढ़ते हैं और उनके फैक्ट्स को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले है एस्केरिस। देखिए एस्केरिस लाइक लग रहा है एक, एस्केरिस एक, यानी एक पेयर है। एक पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम है। ये सबसे कम एस्केरिस में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मक्का। देखो सारे मुस्लिम्स कहां जाते हैं, मक्का। ऐसे ही पूरी दुनिया के लोगों के लिए पैसा कमाने की जगह कहां है, यूएसए। यानी पैसे का मक्का कौन हुआ, यूएसए, और पैसे का नंबर है 0, तो मक्का यानी 20, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मटर। मटर को आप सीधे याद करिए, 14 होते हैं, ठीक है, सीधे याद करिए, और कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है मच्छर। मच्छर के लिए 6 लिखा हुआ, आपको कैसे याद रखना है। मच्छर का नाम लेते ही हमें नाना पाटेकर साहब का वो डायलॉग याद आ जाता है। उस डायलॉग में क्या कहा था उन्होंने, एक मच्छर सारा इंसान को हिजड़ा बना देता है। नॉट दैट मच गुड, लेकिन आपको रियलाइज हो गया होगा, ठीक है। तो वो मच्छर, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। किसी के लिए मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन 6 नंबर उससे जुड़ जाता है, तो मच्छर में 6 होते हैं, ठीक है। आप जरा गौर करिए कि आपको पढ़ाने के लिए टीचर को कितने नाटक करने पड़ते हैं और आप नहीं पढ़ने के लिए कितने नाटक करते हैं, राइट। दूसरों की मेहनत को थोड़ा सा सार्थकता दीजिए। अगला है आलू। आलू के साथ आप चिंपैंजी और तंबाकू को देख सकते हैं, तीनों में 48 दिया है। 8 नंबर महिलाओं से जुड़ा होता है, तो हम आलू, चिंपैंजी और तंबाकू को महिलाओं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिएगा कैसे। आलू, खाने में हर जगह आपको आलू ही मिलेगा, और कौन बनाता है खाना, मेन फीमेल। तो आलू फीमेल के 8 नंबर से जुड़ गया 48 से, ठीक है। इसके बाद चिंपैंजी। अगर चिंपैंजी को मैं स्पेसिफिक ना ले लूं तो एक तरीके से हम बंदर। कई बार आपको शायद किसी लड़की ने ही ये कहा होगा, क्या देखा अपना मुंह चिंपैंजी के जैसा दिखता, बंदर के जैसा, ठीक है। तो ये आपको किसने कहा, किसी लड़के ने नहीं कहा होगा, किसने कहा है, पक्का किसी फीमेल ने कहा है, या मम्मी ने, आपकी सिस्टर ने, ठीक है। तो चिंपैंजी 48 से जुड़ गया। और तंबाकू मत खाया करो, गुटखा मत खाया करो, तंबाकू मत खाया करो, ये सबसे ज्यादा कौन टोकता है, महिलाएं। अकेले अकेले खा लेते हो, मुझे नहीं देते हो, मतलब पता नहीं, शायद ऐसा हो भी सकता उनके मन में, ठीक है। तो ये 48 आलू, चिंपैंजी और तंबाकू से जुड़ गया। आप एक कोड भी बना सकते हो, आचीता। आचीता,
आ चीता, ठीक है, लेकिन मुझे कोड का कोई लॉजिक नहीं लगता, ये ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम घोड़े में आते हैं, और घोड़े के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि घोड़ा मतलब हॉर्स, हॉर्स पावर यानी एचपी को कितना बताया गया है 746 वाट, 746 वाट बताया गया है किसको, हॉर्स पावर को। ठीक, तो बस कुछ नहीं करिए, उसी पे उल्टा चल दीजिए, 2 नंबर ले लीजिए, 64, ये 6 और 4, 64 किसका होता है, घोड़े का होता है। अब बात करते हैं हम कुत्ते की यानी डॉग की, ठीक है। तो डॉग एक ऐसी चीज हो गई है जिसमें मुझे मतलब पर्सनल मत लेना, लेकिन बहनों की, हमारी सिस्टर जो भी होती है ना बहनें, उनकी सबसे ज्यादा फेवरेट जो अब्यूजिंग वर्ड होता है वो कुत्ता ही होता है। भाई ने कुछ भी किया तुरंत बोला कुत्ता, और वो सारी महिला का भारत की, भारत का लकी नंबर 7, महिला का 8, तो डॉग का क्या हुआ 78। ठीक है, आगे चलते हैं कबूतर। गाना सुना है आपने, कबूतर जा, और वो कौन गा रहा था, एक महिला गा रही थी, कबूतर जा मेरे प्यार की पहली चिट्ठी भेज रही है फ्री में। कबूतर तो पैसे लेगा नहीं, तो वो क्या बचा रही है, पैसे बचा रही, पैसा मतलब धन, और वो कौन है, महिला है। 80 कबूतर का हो गया। 24 घंटे सब्जी में हमको क्या मिलता है, टमाटर, तो टमाटर का 24 हो गया। मेढक आपको सीधे याद रखना है, 26 होता है मेढक, आप सीधे याद रखिए। इसके बाद प्याज में जाइए, प्याज भी सीधे याद रखिए, 16 होता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं वो बाद में समझ में आएगा। प्याज 16 हो गया। मक्खी में आइए, हाउस फ्लाई, मक्खी, कितनी भी मक्खी आप घर में साफ सफाई कर लो, मार दो, 1-2 तो रह ही जाती है। कितनी रह जाती है, 1-2 तो रह ही जाती है, तो 1-2 मतलब 12। इसके बाद आ जाते हैं नींबू की खासियत होती है खट्टा, ठीक है। तो एक जगह देखिए 18 दिया और एक 36, नींबू के 2 टाइप दिए हुए हैं, तो 36 मतलब 36 का आंकड़ा, मतलब आपके रिश्तों में, आपके संबंधों में क्या हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया आप दोनों का। तो क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे, रिश्तों में खटास आ गई है, नींबू का खट्टापन 36। 18 में 8 से कैसे जोड़ेंगे, तो आपने देखा है, मैंने 8 नंबर महिला का बताया, और एक महिला एक गाना बना दिया, उस नींबू को लेके उचक के सब जगह गा रही थी, निम्बुड़ा 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 निम्बुड़ा, तो नींबू 18 अपने आप रिलेट होता है। इसके बाद आप बिल्ली में आ जाइए। बिल्ली में मजे की बात देखिएगा, बिल्ली एक ऐसा जीव है जिसके लिए, ऐसे और भी है लेकिन बिल्ली मेन है, कि बिल्ली में हम इधर एक तरफ बिल्ली बोलते हैं और एक तरफ बिल्ला बोलते हैं, बिल्ली और बिल्ला, मेल फीमेल, लेकिन दोनों को ये क्या कहा जाता है, CAT, कैट, ठीक है। और कैट का मतलब हम केवल बिल्ली से लेते हैं, बिल्ला से नहीं लेते हैं। तो कैट 3 अक्षर का नाम है और फीमेल डोमिनेंट है, तो 38। और हमेशा आपने देखा है टॉम एंड जेरी, देखा ना, तो टॉम बिल्ले का नाम होता है, जेरी चूहे का, और वो हमेशा क्या होता है, इससे 2 कदम आगे होता है। क्या होता है, बिल्ली से 2 कदम आगे होता है चूहा, तो आप 38 में जोड़ दीजिए तो वो आ जाता है क्या, 40, यानी चूहा 40। ठीक है, तो ये कौन सा चूहा, ये माउस वाला चूहा है। रैट को आप देखना, रैट जिसके बड़े बड़े दांत होते हैं, थोड़ा जंगली होता है जो, उसे रैट कहा जाता है। माउस जो हाउस वाला होता है, हाउस माउस, ठीक है, और रैट जो जंगली होता है वो इससे भी 2 कदम आगे होता है, तो ये 42 होता है। मजे की बात देखिए, एक चूहा और एक मेल के बीच में, एक चूहा और एक मेल के बीच में कितने क्रोमोसोम का अंतर है, केवल 4 क्रोमोसोम का। साइंस देखिए कैसा है, नेचर देखिए कैसा है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। टॉपिक लंबा नहीं खींचना, इसलिए कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, आप इसे पॉज करके लिख कर समझ भी सकते हो। अगला है गेहूं। ये वर्ड ही ऐसा है कि अगर आपने इसको हल्के में बोल दिया ना, थोड़ा स्लो, तो आपका तो कैरेक्टर ही खत्म। जैसे मैंने बोला गेहूं तो गेहूं, लेकिन अगर मैं इसे थोड़ा पॉज करके बोल दूं गेहूं, अरे सॉरी, मतलब गेहूं, तो आप समझ रहे हो ना कहां चला जा रहा है ये। ठीक है, अब इसको ऐसे ही याद रखना, 2 4 4 2 42 गेहूं। ठीक है, खरगोश एक जैसे दिखते हैं, खरगोश 4 अक्षर का नाम है, एक खरगोश इधर दिख रहा है तो उधर दिख रहा है, सारे एक जैसे दिखते हैं। 44 सेम चारों तरफ एक जैसा, 44 4 अक्षर का नाम खरगोश। मनुष्य 46 पता है, टेरिडोफाइट्स, जो फाइट करता है उससे सबसे ज्यादा मिलता है, तो टेरिडोफाइट्स में सबसे ज्यादा मिलते हैं 1300 से 1600 के आसपास। सो गाइस, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसे हमने नाम दिया था, या हमने नाम क्या दिया था, वो तो नाम ही है आनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। ठीक है, मेरा एक सजेशन है कि आपके संतान में और उनकी संतान में वही जाएगा जो आज आप अपना फिनोटाइप क्रिएट करेंगे, तो वो उनमें जीनोटाइप के रूप में जाएगा। ठीक है, पढ़ाने के बाद इतना तो मेरा अधिकार है कि मैं इस तरह से आपसे बात कर सकता हूं फिनोटाइप और जीनोटाइप में, क्योंकि जिसने पढ़ लिया होगा अच्छे से उसके समझ में आ जाएगा, जिसे नहीं पढ़ा उसे नहीं आएगा।
तो कुल मिला के ये अभी क्लियर हो जाएगा कि किसके जीनोटाइप कैसे होंगे और किसके फिनोटाइप कैसे होंगे। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, समय जा रहा है, मेहनत करते रहिए, बोर मत होइए। ये आपकी जिंदगी का सवाल है, खाने पीने पहनने ओढ़ने के लाले पड़ जाएंगे आने वाले समय में। नौकरी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, और नौकरी की जरूरत होना और जरूरत के महत्व को समझना, दोनों चीजों में अंतर है। तो जो दूसरा वाला काम करेगा यानी उसके महत्व को समझेगा, उसे ही वो चीज मिलेगी। ठीक, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, हम आपके साथ में हैं। जरूरत जो भी है पढ़ाई से संबंधित हमसे जुड़े रहिए और लगातार अपनी कंसिस्टेंसी से पढ़ाई यानी स्टडी को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर जल्दी मिलते हैं। लगातार नोट्स बनाते रहिए, बायो में नोट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने में दिक्कत हो तो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं आप। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लवली फैमिली एंड टेक केयर ऑफ योर इंपॉर्टेंट प्रेशियस करियर। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।